मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, अभी चुनाव का माहौल है और जानी हुई बात है कि जब चुनाव होता है तो अ, लगातार राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो जाती है कि कौन सा पार्टी बेहतर कर रहा है, कौन सा खराब कर रहा है। लेकिन अभी जो राजनीतिक विश्लेषण बिहार के चुनाव को लेकर हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक नई पार्टी, उसने पुराने दो महत्वपूर्ण पार्टियों को, और पार्टी नहीं गठबंधन को, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, दोनों को कहीं ना कहीं परेशान कर रखा है। और यह पार्टी है जनसुराज। तो जनसुराज, जानते हैं आप कि प्रशांत किशोर जो राजनीतिक नीतिकार कहे जाते रहे हैं, अब वो सीधे राजनीति में चले आए हैं। अब ऐसी स्थिति में एक चर्चा यह चलती है, जो आम है, कि वो किन लोगों को अपना उम्मीदवार बनाएंगे और उसमें क्या क्या कमियां हो रही हैं या क्या बेहतर देखने को मिल रहा है, उनकी नीति क्या है। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ विश्लेषक। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है शशि जी। थैंक यू राकेश जी। शशि जी, जानना यह चाहेंगे कि जो बातें निकल कर आ रही हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर द्वारा 4-5 लोगों को तैयार किया गया है, कहीं बताते हैं कि 10 लोगों को तैयार किया गया है जो उम्मीदवार हो सकते हैं, और सारे लोग झंडा लेकर पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। और नई पार्टी होने के कारण, ठीक है, वो बहुत घूमे हैं और पदयात्रा उन्होंने की है, लेकिन चूंकि नई पार्टी है तो उनको कहीं ना कहीं कैंडिडेचर को पहले ही स्पष्ट करना चाहिए था या करना चाहिए, जिससे ये जो उम्मीदवार है उनको पूरा समय मिल सके क्षेत्र में। तो इस पर आपका क्या विश्लेषण है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल मॉडल था, प्रशांत किशोर ने उसी को अडॉप्ट किया है। जी जब जी। पहला इलेक्शन विधानसभा का दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पार्टी बनाने के बाद लड़ रहे थे, तो उनके पास भी बहुत बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स थे, समर्थक थे, और हर विधानसभा क्षेत्र से थे। तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने आश्वस्त कर दिया था कि ठीक है, आप काम करिए क्षेत्र में, हम इंटरनल सर्वे कराएंगे और देखेंगे और फिर आपको हम टिकट देंगे जो उसमें बेहतर होगा। वह हुआ, लेकिन अब एक अच्छा काम जो अरविंद केजरीवाल ने किया वो ये कि वो करीबन 3-4 महीना पहले उन्होंने अब तक कैंडिडेचर घोषित कर दिया अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का। तो उसमें हुआ ये कि अब जो सर्वे वगैरह था वो उन्होंने किया, कितना किया नहीं किया वो उनकी पार्टी जाने, लेकिन एक मोटे तौर पे एक अनुमान लगाकर कि यहाँ से इसको दिया जा सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले इलेक्शन में तो उनको हर सीट पर बेहतर कैंडिडेट, क्या कैंडिडेट भी उनके पास उतना नहीं था, तो उन्होंने कई पत्रकारों तक को कहा था कि तुम चुनाव लड़ लो यहाँ से, आप चुनाव लड़ लो यहाँ से, जिसमें तो हम्म। कई लोगों ने लड़ा भी। आपको याद होगा कई। राखी बिरला जो हम्म। एक समय, जी, तो वो भी पत्रकार ही थी। मेरे एक मित्र पत्रकार थे, उनको खुला ऑफर था सीमापुरी तरफ से लड़ने का दिल्ली का, वो बेचारे हिम्मत नहीं कर पाए, नहीं लड़े। तो ये स्थिति थी। लेकिन तो होता क्या है कि जैसे 6-7-8 लोगों को अपने उम्मीदवारी का एक आश्वासन दे दिया, तो वो सब के सब मिलकर मतलब अपने अपने दम पे काम करते हैं पार्टी के लिए। तो इसका फायदा नेता को होता है जो सुप्रीम लीडर है, या पार्टी को होता है कि पार्टी घर घर पहुंच जाती है, क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं, सब एक दूसरे से ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। इससे पार्टी को फायदा है निसंदेह। तो ये केजरीवाल मॉडल था, लेकिन एक चालाकी उन्होंने ये की थी कि उन्होंने बहुत पहले टिकट अनाउंस कर दिया। इसके दो फायदे हुए थे कि जो थोड़ा बहुत असंतोष बाकियों में था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, उनको मना लिया गया ठीक से, या अपने आप मान गए। उनको लगा कि पार्टी सत्ता में आएगी, तो सत्ता में आना भी एक बहुत बड़ी बात होती है उसके समर्थकों बिल्कुल। और सिंपैथाइजर्स के लिए।
और बिल्कुल। दूसरा ये हुआ कि एक कैंडिडेट को पूरा पूरा टाइम मिला कि वो डोर टू डोर कैंपेन करे। एक बार, दो बार, तीन बार आप किसी के घर जाएंगे वोट मांगने, तो वो आदमी सोचता है कि भाई कोई और तो आता नहीं इतना, किसी भी एस्टेब्लिश्ड पार्टी का कोई बड़ा लीडर इतना नहीं घूमता आमतौर पर। तो इसका उनको फायदा हुआ था कि पहले ही इलेक्शन में 28 सीटें आ गई थी। अब प्रशांत किशोर दिल्ली में बिहार में वही मॉडल अपना रहे हैं, वो भी नहीं इंटरनल नहीं, यहाँ हम शशि जी रोकेंगे कि वहां केजरीवाल जी एक उम्मीदवार को डोर टू डोर घुमा रहे थे कैंपेन में। यहाँ तो पता नहीं किस तरह का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं कि 10 लोगों को घुमा रहे हैं उम्मीदवार के नाम पर। मैं वही कर रहा हूँ, वो भी घुमा रहे थे शुरू में, केजरीवाल भी घुमा रहे थे, उन्होंने भी कई लोगों को अच्छा अच्छा। आश्वासन दिया था, वो सब मेहनत कर रहे थे। लेकिन चूंकि चुनाव से 3 महीना 4 महीना पहले उन्होंने फाइनल कैंडिडेचर घोषित कर दिया, तो जो असंतोष था वो खत्म हो गया। यहाँ ये हो रहा है कि अभी अगस्त 15 अगस्त है आज, अगस्त आधा महीना बीत गया और मिड नवंबर तक जो है पूरा रिजल्ट वगैरह हमको लगता है बिहार इलेक्शन का आ जाएगा। तो बचा सितंबर और अक्टूबर, 2 महीने, उसमें फिर और बाकी चीजें हैं। तो अब आप अभी तक आपने जैसे शुरू में बोला कि 4 से लेकर 10 भावी प्रत्याशी टिकटार्थी जो है, और भावी प्रत्याशी चल रहा है आजकल यहाँ जन स्वराज की पार्टी में। हाँ, भावी प्रत्याशी चल रहा है। भावी प्रत्याशी, वो सब भावी प्रत्याशी है। जनता कंफ्यूज है, अच्छा आप भी है, अच्छा आप भी है, अच्छा आप है, तो उनका क्या होगा? तो ये ग्राउंड लेवल पे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है भावी प्रत्याशियों को, लेकिन मेहनत सब कर रहे हैं। इसमें एक बात आ रही है शशि जी कि कुछ विरोधियों का यह कहना है कि इसके पूर्व जो जन स्वराज की सभाएं हुई उसमें भीड़ कम जुट रहा था, तो इन्होंने हर जगह से 10-10 प्रत्याशी को खड़ा कर दिया। प्रत्याशी मतलब भावी प्रत्याशी, और उन लोगों को कहा जा रहा है कि भाई वहाँ सभा है, आप अपनी ताकत दिखाइए। तो सारे लोग बस में भर भर के लेके पहुंच रहे हैं। मतलब कि यह एक नीति कि सभा में वो भीड़ दिखे जिससे समझ में आवे कि बहुत जन समर्थन मिल रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। आप क्या मानते हैं? आपने तो पहले ही कह दिया, इंट्रो में ही कह दिया कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति कर रहे हैं, तो स्ट्रेटजी बनाना और उस स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल करना उनसे बेहतर कौन जानता होगा। जो आदमी ये क्लेम करता है कि हमने प्रधानमंत्री बनाया, हमने इतने सीएम को बनाया, तो जब उनके खुद के सीएम बनने की बारी आई है तो वो तो साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ये आरोप है विरोधियों का, तो मुझे ये आरोप कोई बेतुका नहीं लग रहा है, ठीक ही लग रहा है कि आपने एक क्षेत्र में अमूमन 6 से 7 भावी प्रत्याशियों को मेहनत करने के लिए कह दिया है, वो कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब एक क्षेत्र में मान लीजिए कि पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में या चिरैया में या कल्याणपुर में अगर एक रैली होनी है, एक सभा होनी है, जो आजकल चल रहा है बिहार बदलाव सभा, तो वहां तो न सिर्फ कल्याणपुर के भावी प्रत्याशी बल्कि पूर्वी चंपारण के पूरे जितने 12 विधानसभा है उसके सारे भावी प्रत्याशी लगभग 50 से अधिक वो अपना दमखम दिखाने के लिए वहां जाएंगे। तो अगर वो 500-500 200 लोगों को भी लेकर जाते हैं तो 10-15-20 हजार की सभा तो हो ही जाएगी। तो इससे पार्टी को तो फायदा है ना, पार्टी को कहाँ नुकसान है? नहीं, पार्टी को नुकसान नहीं है, हम मानते हैं। हम शशि जी, मेरा मानना है कि ये रणनीति, प्रचार की रणनीति हो सकती है, लेकिन इससे उम्मीदवार की जो पहचान बननी चाहिए अपने क्षेत्र में, समय तो उसके लिए कम मिलेगा। अब ये इसका क्या मानते हैं? अब यहाँ तक तो हम लोगों ने पॉजिटिव बात की पार्टी के हिसाब से कि उनको फायदा हो रहा है, उनकी पार्टी का प्रचार हो रहा है, उनकी पार्टी का परसेप्शन लोगों के बीच अच्छा बन रहा है कि भीड़ आ रही है, लोग उनको सुन रहे हैं। अभी एक वीडियो आपने कल्याणपुर का देखा होगा कि भारी बरसात में गाड़ी पर खड़े होकर इतना वीडियो बना, लोगों ने कितनी तारीफ की, वो सब अच्छा है।
इसमें प्रशांत किशोर को एक सुप्रीम लीडर मतलब एक सुप्रीमो होने के नाते बड़ा अच्छा लग रहा होगा यार, मतलब अब जग जीत लिया, मतलब अब तो बस दिल्ली दूर नहीं है, आ ही गए हैं। हाँ, अब इसके बाद जो होगा उसका अंदाजा प्रशांत किशोर को शायद नहीं है, या अगर है तो उसको झेलने के लिए भी उनके पास कोई रणनीति होगी, या उस नुकसान को सहने के लिए वो मन से तैयार होंगे। नुकसान ये होने वाला है कि जो आपने कहा कि आप 6-7 प्रत्याशी को अंतिम समय तक मैदान में उनसे काम करवाएंगे पार्टी के लिए, अंत में टिकट आप किसी एक को देंगे तो बाकी के 5 क्या करेंगे? और जाहिर सी बात है कि उन बाकी 5 ने भी ईमानदारी से काम किया है, उनका पैसा खर्च हुआ है, उनका समय गया है, उनकी एनर्जी गई है क्षेत्र में, और उनको अगर टिकट नहीं मिला, उनको अगर मौका नहीं मिला तो उनकी नैतिक ताकत कहीं ना कहीं कमजोर होगी। केवल नैतिक ताकत ही कमजोर नहीं होगी, मुझे लगता है कि उसमें बहुत से लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे, मतलब इससे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं बहुत अगर पॉजिटिवली होकर भी एक बात कहूं कि चलिए एक नई पार्टी है, एक नई उम्मीदें हैं, प्रशांत किशोर नए सपने दिखा रहे हैं, नए वादे कर रहे हैं, शायद उन सब चीजों के लिए लोग अगर इसकी कुर्बानी दे भी दे तो मन से वो 7वें कैंडिडेट 6ठे कैंडिडेट के लिए मैदान में नहीं रहेंगे, ये बात तय है। क्योंकि एक अनुभव आपका भी होगा, एक अनुभव मेरा भी है, मैं देख रहा हूँ ग्राउंड में कि जो आपने एक कॉम्पिटिटिवनेस प्रतिद्वंदिता पैदा कर दी है कैंडिडेट्स के बीच में, वो सिर्फ चुनाव प्रचार करने या पार्टी का प्रचार करने तक सीमित नहीं है, वो व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता में बदल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको टिकट नहीं मिलेगा, वो जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए तो वो काम नहीं करने जा रहा है, इसका नुकसान उनको होगा। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप अंतिम समय में आरजेडी की तरह, बीजेपी की तरह, वीआईपी की तरह, कांग्रेस की तरह टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो पुरानी पार्टियां हैं, उनका अपना संगठन है, उनका लेवल तक अपना कार्यकर्ता है। अब भाजपा के पास इतना बड़ा संगठन है कि वो चुनाव से 10 दिन पहले भी किसी को अगर उम्मीदवारी घोषित करे तो उसको कहीं नहीं मतलब परेशान होने की जरूरत है। हर बूथ प्रमुख तक है उसके पास जो उसके लिए काम करेंगे। लेकिन आपके पास आपके उम्मीदवार को अगर 30 दिन 40 दिन भी मिलता है तो मेरा ये अनुमान है कि वो पूरे विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर पाएगा, अपने नहीं कर पाएगा, से नहीं मिल पाएगा। अब इसको लेकर हमारी कुछ बातें हुई आम आदमी से, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो राजनीति की सूझबूझ रखते हैं। तो उन लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि पार्टी खुद अभी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि किसको कैंडिडेट बनाएंगे, या यूं कहें कि उनको अपने भावी प्रत्याशियों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। वैसे में 2-3 गड़बड़ियां होंगी। एक तो समय नहीं मिलेगा, माने उस उम्मीदवार को जनता के साथ संपर्क बनाने का समय नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं कि डोर टू डोर कैंपेन से बड़ा कैंपेन कोई नहीं होता है। हालांकि ठीक है, सोशल मीडिया ये सारी चीजें अपनी जगह है। तो उस स्थिति में यह बात हो रही है कि उनको खुद ही स्पष्ट नहीं है पार्टी को कि उनको किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। असल में दिक्कत राकेश जी ये भी है भारतीय राजनीति में, जो पिछले 15-20 सालों में हुआ है कि अब एक सुप्रीम लीडर होता है हर पार्टी में, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि शायद प्रशांत किशोर को भी ये लगता है कि 243 सीटों पर वही चुनाव लड़ेंगे और कैंडिडेट जो होगा वो बस एक रबर स्टाम्प होगा, वो एक चुनाव चिन्ह लेकर आएगा और खड़ा होगा। लेकिन उनको मैंने मोदी जी, मतलब मोदी जी के स्टाइल में आना चाहते हैं। देखिए वो संक्रामक बीमारी है, वन मैन आर्मी। मैं उद्धारक है, मैं उद्धारक, मैं बदल दूंगा। मतलब कुछ नेता तो ऐसे बदलाव की बात करते हैं
मैं कई जगह लिखता भी हूँ कि कुछ नेता को लगता है कि अगर आज बिहार को नहीं बदल दिया तो कल सुबह का नाश्ता नहीं करूंगा। हाँ, बिना बिहार बदले सुबह का नाश्ता नहीं करूंगा। नहीं जैसे करेंगे। हाँ कभी हमारे मोदी जी को लगता था कि बिना इंडिया भारत को विकसित बनाए मतलब वो प्रधानमंत्री पद ही नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो 2050 तक रहे। लेकिन अब देखिए अब सितंबर में एक अलग ही मामला खुलेगा। खैर वो एक अलग बात है। तो मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर को अगर ये गलतफहमी है कि 243 सीटों पर वही चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के चेहरे पर, उनकी बातों पर, उनके परसेप्शन पर, उनके क्रेडिबिलिटी पर जनता वोट करेगी, तो 7-8 हजार वोट तो उनको हर विधानसभा में मिल जाएगा। किसी को जिता देंगे, किसी को हरा देंगे, खुद नहीं जीत पाएंगे। उसके लिए उनको स्थानीय जो कैंडिडेट है उसका जो अपना इमेज होगा, जो उसके अपने जातीय समीकरण होंगे, वो भी काम आएगा। और दिक्कत यही है हर दल का। हालांकि मुझे लगता है कि तमाम एक्सपर्टीज के बाद भी एक्सपीरियंस जो एक चीज होता है ना, वो लैक करता है। चुनाव जितवाना हरवाना एक अलग चीज है, चुनाव लड़ना और जीतना एक अलग चीज है। तो राजनीति में उनका अनुभव, अगर वो कहते हैं कि लंबा अनुभव है, तो मैं मानता हूं कि नहीं, अभी आपका अनुभव 0 है। आप स्ट्रैटेजी बनाते थे या कंप्यूटर पर बैठकर हम लोग, मैं और आप चाहे तो किसी भी दल को जिताने के लिए तर्क गढ़ दे और किसी भी दल को हराने के लिए भी तर्क गढ़ दे। हम लोग का मतलब एक बुद्धिजीवी लोगों की आदत होती है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन प्रशांत किशोर राजनीति में है, एक्टिव पॉलिटिक्स में है, तो उनको इस धारणा से बाहर निकलना चाहिए कि वो वन मैन शो, वन मैन आर्मी बन करके और सत्ता पालेंगे, नहीं। और यहाँ देखिए, मुझे आपकी भी बातचीत होती होगी, आपको याद होगा कि 1-1.5 महीना पहले इसी मोतिहारी में वो आए थे, कहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रात के वक्त। तो किसी पत्रकार ने एक सवाल उनसे पूछा था, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल था कि ऐसी खबरें हैं, हालांकि मैं इस बात को मैं खुद कहूंगा कि मेरी जानकारी में बहुत सारे ऐसे भावी प्रत्याशी हैं मुजफ्फरपुर में और भी अन्य कई जगह पर जिनके बारे में मैं जानता हूं कि वो सीधे सीधे जमीन की जो खरीद फरोख्त या जमीन से जुड़ा जो धंधा है जो इस वक्त कुख्यात है बिहार में, उससे जुड़े हुए, उससे पैसा कमाए हुए लोग भी इनकी पार्टी से जुड़े हुए। यही सवाल शशि जी, आपने मेरा अगला सवाल था यही था कि इनके पार्टी में बाहर से कुछ नेता हैं और जो लोग बहुत से जुड़े हैं उन पर कहीं न कहीं आपराधिक मामले भी हैं या समाज में उनके चेहरे को बहुत साफ सुथरा नहीं माना जाता है। यही सवाल था एक हाँ, और हमारी कई लोगों से बात हुई तो उन लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर भी थन पशुओं को अप्रिय आकर्षित कर रहे हैं, तो क्या उनका फोकस उस तरफ होगा? इस पर भी तो विचार होना चाहिए। तो वही आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठा दिया। तो उसका जवाब उनका बड़ा सधा हुआ जवाब था, मुझे अच्छा लगा था उनका जवाब कि हर तरह के विद्यार्थी जो है यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन सब पास थोड़ी हो जाता है। तो उनका इशारा ये था कि कोई पार्टी में आ रहा है तो आने दीजिए, लेकिन हम टिकट थोड़ी दे देंगे ऐसे लोगों को। तो यहाँ तक तो बात ठीक लग रही है लेकिन अब आप जो कह रहे हैं, मुझे पक्के तौर पर अभी मेरे पास ऐसी कोई सटीक जानकारी नहीं है कि बहुत धनवान लोगों को ही वो चाह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा वो चाहेंगे तो फिर अपना नुकसान कराएंगे, राजनीतिक नुकसान। क्योंकि जिस उम्मीद को, जिस चीजों को लेकर के वो आए हैं, जिस चीजों की मुखालफत वो कर रहे हैं, अगर उसी चीज में वो खुद फंसेंगे तो जनता बेवकूफ नहीं है। जनता फिर समझ जाएगी कि आप चाह क्या रहे हैं। और मेरे कई पत्रकार मित्रों से बात होती है, कई लोग ये कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का, कि इन पर जो आरोप लगते हैं टीम बी टीम सी होने का, फल्ला का टीम बी और फल्ला का टीम सी, वो बहुत हद तक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जो उनका सिस्टम होगा
उससे भी पता चल जाएगा कि आखिर वो पता चाह रहे हैं। चलेगा, बिल्कुल तो उनकी बिल्कुल। भलाई इसी में है कि जिस ईमानदारी गांधी जी, अम्बेडकर जी की जो तस्वीर लगाकर जिस ईमानदारी और साफ सुथरी नीयत, सही सोच के नारे के साथ वो राजनीति में आए हैं, उसको वो अपने एक्ट में, एक्शन में भी दिखाए। और मुझे लगता है कि अब तो खैर बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वही है कि उनको सभी दलों से पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देनी चाहिए, ताकि इस पर हमारी चर्चा हो रही थी। तो कई जानकारों ने का कहना यह भी है कि भले वो इस बात की चर्चा करते हैं कि जातीय समीकरण से कोई लेना देना नहीं है, उससे दूर होने की जरूरत है, बावजूद ये जो उम्मीदवारों का चयन नहीं हो रहा है, इसके पीछे कहीं यह भी मामला तो नहीं है कि अगला कौन सा जाति का देता है, उसी मतलब जातीय समीकरण प्रभावी हो सकता है। आपका क्या मानना है? देखिए, जाति सच्चाई है, और ये सिर्फ बिहार की सच्चाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की सच्चाई है। नहीं तो प्रधानमंत्री नहीं, जी, भाषण में तो वो जाति को पूरी तरह नकार रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। अब वो नकारने की बात तो तेजस्वी यादव भी करते हैं, A to Z की बात करते हैं, वो माई बाप की बात करते हैं। भाजपा हिंदू समाज की ही बात करती है, लेकिन अध्यक्ष बनाना होगा तो वो भी देखेगी कि कभी यादव को बनाए, कभी कुशवाहा को बनाए, ताकि सारा समीकरण सस्ता रहे। तो प्रशांत किशोर बिल्कुल को पता है कि वो जिस जाति से आते हैं, और टोटलिटी में अगर पूरा फॉरवर्ड वोट भी मिला दिया जाए तो कितना 15% होगा। तो उसकी राजनीति वो करके कभी सत्ता पा पाएंगे क्या, ये तो उनको अच्छी तरह पता है। तो जाति की बात करना तो ऐसे भी किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो है वो सैद्धांतिक और नैतिक रूप से सही नहीं होता, तो ये नहीं करते। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो बिना मतलब उनके पास मुझे लगता है कि भाजपा से भी अधिक डेटा है, और पिछले 5 अच्छा, सालों से बिहार में घूम घूम कर वो डेटा ही कलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अभी भी जो वो एक लाभुक कार्ड या गारंटी कार्ड कुछ बनवा रहे हैं इस वक्त, और जो मुझे लगता है कि आचार संहिता घोषित होने तक चलेगा, उसमें भी वो एक एक वोटर्स का पूरा डेटा इकट्ठा करेंगे। तो उनको तो पता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस जाति का, किस उपजाति का वोट कितना है, किस गली में किसका वोट है, ये भी उनको पता है। बिल्कुल तो निश्चित वो इस चीज का ख्याल रखेंगे कि यहाँ से किसको देना है, यहाँ से किसको देना है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जो इशारा आपने किया है, जिसकी तस्दीक मैं भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली कि पैसे वाली बात, कि 243 सीट पर क्या वो सभी कैंडिडेट को पार्टी पैसा दे पाएगी, मुझे नहीं लगता। तो बड़ी बात है। बड़ी बात है। वो इतना भी पैसा उनके पास नहीं होगा कि वो उतना पैसा खर्च कर सके 243 कैंडिडेट के लिए। तो क्या वो भी इस तलाश में है कि मुझे ऐसे कैंडिडेट मिले जो जातीय समीकरण भी साधता हो, जिसके पास अपने रिसोर्स भी हो, जो चुनाव का खर्च है, जो खर्च की सीमा है, और उस सीमा के बाद जो लोग खर्च करते हैं उतना पैसा भी उसके पास हो। इसका मुझे संदेह है, हालांकि मैं संदेह ही कर शशि जी, इसमें हम कहेंगे कि ये जो चुनावी खिचड़ी है, चाहे कोई बनावे, चावल भी डालना ही होगा, दाल भी डालना ही होगा, हल्दी भी डालनी ही पड़ेगी, और नमक भी लगेगा। अब कौन कितना लगाता है दूसरी बात है, घी ऊपर से। घी ऊपर से। तो ये तो लेकिन निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि उम्मीदवार चयन में जो देरी है, यह निश्चित रूप से इसको हम एक रणनीति की कमजोरी या राजनीतिक कमजोरी मान सकते हैं। क्योंकि अगर वैकल्पिक राजनीति करना है तो बहुत सी चीजों को अलग रखना होगा। हो सकता है कि उसका सीधा माने घाटा भी दिखाई दे चुनाव में, पहली बार, चूंकि पहली बार आए वो
ऐसे भी कहा जाता है कि पहली बार जो चुनाव लड़ा जाता है वो पहचान के लिए लड़ा जाता है, दूसरी बात विरोध के लिए लड़ा जाता है, तीसरी बात बार तो राकेश जी, पहचान तो बना चुके हैं। कांसीराम का ये प्रसिद्ध बयान है कि पहला चुनाव जी, हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। लेकिन उस जीतने के तरह का लिए। आइडियोलॉजी, उस तरह की उच्च विचारधारा लेकर के जो वो लोग पुराने लोग आते थे, मेहनत करते थे, इंतजार करते थे, काम करते थे, अब तो केजरीवाल जब पार्टी बनाते हैं तो आते हैं, कहते हैं कि नहीं 28 सीट भी मिलती है तो कांग्रेस से सपोर्ट लेकर के 49 दिन की सरकार बनाते हैं। और हर इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ये कहते सुने जाते हैं कि अगर कोई उनसे ये कहता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, मेहनत करिए, 2025 नहीं तो 2030 में तो आपका नंबर आ ही जाएगा, तो जानते हैं उनका जवाब क्या होता है? वो बड़ा मतलब वो गुरूर की भाषा मुझे लगती है, अच्छी नहीं लगती, कि बिहार के लोग 30 सालों से कुचवा रहे हैं, कुचा रहे हैं, अब 5 साल और कुचाने के लिए तैयार है। तो वो ऐसा नहीं है कि हम पहला चुनाव लड़के 30-40 सीटें लाए और एक प्रेशर ग्रुप, एक लॉबी सिस्टम तैयार करे, राजनीतिक दबाव जैसी संस्था के रूप में काम करें। यहाँ तो है कि नहीं, हम आएंगे और सत्ता में आएंगे, सीधे सीएम बनेंगे और बिहार को बदल देंगे 2-3 साल में, और तब जाकर के जो है हम जो है सो मतलब अपना वो उपवास तोड़ेंगे बिहार बदलने के बाद। तो आप जो कह रहे हैं कि इतना इंतजार, मुझे नहीं लगता कि इतना इंतजार करने वाले ये लोग हैं। नहीं, ऐसा भी जो काशीराम ने कहा था कि एक बार हारेंगे, एक बार लड़ने के लिए, हराने के लिए आएंगे, तो हराने की स्थिति में तो आ गए हैं। अब जीतने की स्थिति कितनी बनती है ये देखने वाली बात है इस वक्त कि वो किसको हराने के लिए की स्थिति में है, कोई नहीं कह सकता इस वक्त, ये कोई नहीं कह सकता है कि वो हराने की स्थिति में तो है, लेकिन किसको हराने की स्थिति में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसको कोई इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका निष्कर्ष शशि जी हम लोग यही निकाल सकते हैं कि यह जो कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट होगा वह बहुत सी उनकी नीतियों को उजागर कर देगा। तो हम लोग को वेट करना है कि नीति और नियत दोनों को उजागर करेगा, दोनों को बिल्कुल बिल्कुल। तो समय बहुत हो गया है, इसको हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हम राजनीतिक विश्लेषण शशि जी के साथ लगातार करेंगे, क्योंकि बहुत परख है इनके पास, जानकारी है, तो उसका लाभ, उसका राजनीतिक क्या विश्लेषण हो सकता है, इस पर हम लोग फिर आएंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।